नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज और विकास की जो हम 50 बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। भाग 1 और भाग 2 में हमने 50-50 करके इम्पॉर्टेंट ग्राम समाज व विकास के प्रश्नों को डिस्कस किया है, तथा भाग 3 में आज हम फिर से 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राम समाज व विकास के। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया है इस वर्ष तक, यानी कि सभी के लिए घर का जो प्रस्ताव है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कब तक रखा गया, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, 2022 तक जो है सभी के लिए घर का प्रस्ताव रखा गया था। किस योजना के तहत? तो आपकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, इसी के तहत 2022 तक सभी के लिए घर का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। तथा हाल ही में हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो अवधि है उसको बढ़ाकर 2024 कर दिया, यानी कि 2024 तक यह जो योजना है जारी रहेगी। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है इसकी अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 2024 तक इसकी अवधि को बढ़ाकर कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद सदस्य द्वारा चयनित कितने आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2019 तक 3 गांवों को बुनियादी और संस्थागत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। 3 गांवों को, यानी कि 2019 तक प्रत्येक जो सांसद होंगे वे 3 गांवों का विकास करेंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 गांवों का मार्च 2019 तक विकास करने का लक्ष्य रखा गया था, प्रत्येक सांसद को यह लक्ष्य दिया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसके बाद 2019 के बाद 5 और गांवों का प्रतिवर्ष चयन किया जाएगा और उनका जो विकास है 2024 तक पूरा किया जाएगा। तो 2024 तक इसके बाद 5 गांवों का और विकास करने का लक्ष्य रखा गया इस योजना के तहत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद बात यहाँ पे आपकी हो रही है सांसद आदर्श ग्राम योजना की। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इंपॉर्टेंट ये डेट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और किसके जन्म दिवस के अवसर पर, किसके जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी? तो लोक नायक के नाम से फेमस थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के जयंती के अवसर पर ही इस स्कीम को शुरू किया गया था, जिसका नाम था सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस योजना के तहत 2022 तक देश के 3 करोड़ पंपों को बिजली व डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा, आपको बताना है। तो किस योजना के तहत 2022 तक देश के 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने का लक्ष्य रखा गया था? तो कुसुम योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुसुम योजना के तहत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया था, इंपॉर्टेंट है। तो कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया गया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा? तो 16 अंकों का। कितने? तो 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया गया था लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 अंकों का उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यह यूनिकोड जारी किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा योजना के तहत, आपको बताना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा योजना के तहत जो है जंगली क्षेत्रों में रहने वाले, यहाँ पे जंगली क्षेत्रों की बात हो रही है, और फॉरेस्ट एरिया वाले जो फॉरेस्ट एरिया जो है वहाँ की बात हो रही है। तो जंगली क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को कितने दिनों का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है मनरेगा योजना के तहत जंगली क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को जो है 50 दिनों का अतिरिक्त, कितने? तो 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। यानी कि मनरेगा के तहत साल भर में जितने भी दिनों का रोजगार दिया जाएगा
उससे 50 दिन अधिक का जो रोजगार है वह जंगली क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में यानी कि 2022 तक में एकदम लेटेस्ट डेटा के अनुसार कितने दिनों का रोजगार दिया जा रहा है मनरेगा के तहत। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का यहाँ पे आपसे लोगो पूछा गया है, क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो आपका क्या हो जाएगा? बाघ है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाघ मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो इस स्कीम की जो शुरुआत है यह की गई थी आपकी 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को आपकी मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाघ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग के लोगों को जो है, मतलब किस आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के बीच के जो आपके बच्चे होंगे उनको जो है आपका उपयोगी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था और सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चों को। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित किस कार्यक्रम को इसमें से नहीं किया गया था, आपको बताना है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में किस कार्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसमें से IRDP को सम्मिलित किया गया था, ट्राइसेम को सम्मिलित किया गया था, ड्वाकरा को सम्मिलित किया गया था, लेकिन JRY जो कार्यक्रम था उसको जो है आपका ग्राम स्वरोजगार यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आइए इस स्वरोजगार योजना के बारे में बात कर लेते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत है 1 अप्रैल 1999 में की गई थी और पूर्व में चल रही 6 योजनाओं का विलय करके, यानी कि इससे पहले यानी कि 1999 से पहले पूर्व में 6 योजनाएं चलाई जा रही थी। तो 1999 में जो है इन 6 योजनाओं का विलय करके एक कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी, एक एकीकृत योजना की शुरुआत कर दी गई थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि पूर्व में चल रही 6 योजनाओं का विलय करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1999 को। ये 6 योजनाएं कौन कौन सी थी ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो पहली योजना थी आपकी एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, दूसरा था आपका ट्राइसेम, तीसरा था आपका ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना यानी कि ड्वाकरा, और 10 लाख कूप योजना था। उसके बाद उन्नत टूल किट योजना और इसके बाद गंगा कल्याण योजना। इन 6 योजनाओं का विलय करके ही आपका शुरू किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आगे चलकर 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो पुनर्गठन था वर्ष जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस अनुभाग के अंतर्गत राजस्व वसूली से संबंधित कार्य किया जाता है, आपको बताना उस अनुभाग का नाम जिसके अंतर्गत राजस्व वसूली का काम किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राजस्व वसूली का जो कार्य है, राजस्व वसूली से संबंधित जो कार्य है वो राजस्व अनुभाग आपका 7 देखता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपका राजस्व अनुभाग 7 है वह राजस्व वसूली का कार्य देखता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्व अनुभाग 7। राजस्व जरीब की यहाँ पे आपसे लंबाई पूछी गई है, कितनी होती है? तो राजस्व जरीब की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 फीट होती है आपकी राजस्व जरीब की लंबाई। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्व जरीब की यहाँ पे लंबाई पूछी गई है ना, तो 33 फीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और खसरा में कुल कितने खाने होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? तो खसरा में टोटल आपके 22 खाने होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, खसरा में टोटल 22 खाने होते हैं। और खतौनी में कौन से कितने खाने होते हैं? तो खतौनी में आपके 13 खाने होते हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। खसरा में आपके 22 खाने और खतौनी में आपके 13 खाने होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
राजस्व अनुभाग 8 के द्वारा कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं? आपको बताना है कि जो राजस्व अनुभाग 8 है उसके द्वारा कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। तो राजस्व अनुभाग 8 इसमें से कौन सा कार्य संपादित करता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपका जो चकबंदी संबंधित कार्य होता है, चकबंदी संबंधित जो कार्य होता है वह राजस्व अनुभाग आपका जो 8 है वह देखता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, चकबंदी संबंधित जो कार्य है वह राजस्व अनुभाग कौन देखता है? तो राजस्व अनुभाग जो है आपका 8 देखता है चकबंदी संबंधित कार्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद ऑप्शन बी आप देख रहे हैं यहाँ पे, जमींदारी उन्मूलन संबंधित कार्य कौन सा अनुभाग देखता है? तो जमींदारी के उन्मूलन से संबंधित जो कार्य है वह देखता है आपका राजस्व अनुभाग 1, यानी कि राजस्व अनुभाग जो आपका 1 होता है वह जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कार्य को देखता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और जमींदारी उन्मूलन, राजस्व, ग्रामों का सृजन तथा भूमि व्यवस्था लागू करने का कार्य संपादित किस के द्वारा किया जाता है, किस अनुभाग के द्वारा किया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया है, जमींदारी उन्मूलन, राजस्व, ग्रामों का सृजन तथा भूमि व्यवस्था लागू करने का जो कार्य यह किया जाता है राजस्व अनुभाग 1 के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्व अनुभाग 1। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं राजस्व अनुभाग 2 का कार्य क्या होता है? तो राजस्व अनुभाग 2 के अधीन वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर, बंजर भूमि, ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित जो कार्य हैं वह किए जाते हैं राजस्व अनुभाग 2 के अंतर्गत। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं आपका जो राजस्व अनुभाग 5 है इसके अंतर्गत जो है नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन संबंधी जो कार्य हैं वह देखे जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में जिला शब्द का उपयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में जिला शब्द का जो उपयोग है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 233 में जो है जिला शब्द का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 233। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 233। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम विकास विभाग की जो स्थापना है यह की गई थी आपकी 1974 में। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आगे चलकर यही जो ग्राम विकास विभाग था यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का रूप ले लेता। तो इसका इतिहास यहाँ पे मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा कि इसका आगे चलकर किस किस नाम में परिवर्तन होता है ग्रामीण विकास विभाग का। यहाँ पे आप देख रहे हैं अक्टूबर 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आता है। और इसके बाद आगे चलकर इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनको कम से कम एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा इत्मीनान से। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, इन सबको समय वेस्ट होगा, तो इसको आप वीडियो को रोककर एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को हम कहते हैं मुकाम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकाम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत है यह 2007-8 के दौरान की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2007-8 के दौरान जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत है वह की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और किसने कहा था कि जो भारत है वो गांव में बसता है? तो भारत गांव में बसता है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है। तो यह कथन कहा गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो व्यवस्था थी इसकी शुरुआत की गई थी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। किसके द्वारा? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तथा सर्वप्रथम बार आपकी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यह लागू हुई थी प्रायोगिक तौर पर। कहाँ पर? तो तमिलनाडु के 12 महल से। कहाँ से? तो तमिलनाडु के 12 महल से। तमिलनाडु के 12 महल से 1792 में प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा भारत के कौन कौन से हिस्सों पर इसको शुरू किया गया था आगे? तो भारत में तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों, इसके अलावा असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों पर जो है यह व्यवस्था लागू की गई थी। यानी कि पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर जो है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था
लागू की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है जो आपके किसान थे, किसानों को जो है जमीनों का मालिक बना दिया गया था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा 20 से लेकर 30 वर्षों तक के लिए यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी पहली बार के लिए शुरू की गई थी, यानी कि इसमें जो है 20 से लेकर 30 वर्षों पर लगान का पुनः निर्धारण किया जाता था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था और इसमें जो है किसान जो थे उनको भूमि का मालिक माना जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? यानी कि मध्याह्न मिड डे मील के अंतर्गत प्रबंध और वित्तीय जो व्यवस्था कौन करता है? तो MHRD जो होता है, MHRD मंत्रालय, वर्तमान में आप इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, इसी के द्वारा जो है प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है मध्याह्न भोजन के, जिसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन विलेज सर्विस की यहाँ इंडियन विलेज सर्विसेज का प्रारंभ करता है, यहाँ पे पूछा गया कौन था? तो इंडियन विलेज सर्विसेज की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो शुरुआत है की गई थी सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? तो यहाँ पे इंडियन विलेज सर्विस है ना, तो सॉरी यहाँ पे WH फीसर होगा। क्या हो जाएगा? WH फीसर या वीसर हो जाएगा, सॉरी वीसर। WH वीसर के द्वारा जो है आपकी इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत की गई थी 1945 में। तो वर्ष भी आप याद रखिएगा, 1945 में WH वीसर के द्वारा इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही महात्मा गांधी जी के द्वारा सेवाग्राम की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है। 1920 में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम की शुरुआत की थी। वहीं सर डेनियल हैमिल्टन ने किसकी शुरुआत की थी? तो सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 1903 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा श्री निकेतन योजना की शुरुआत की गई थी 1920 में। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। काम के बदले अनाज का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था यह कब प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था यह प्रारंभ किया गया था 2004 में, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। काम के बदले अनाज का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था 2004 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना थी की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। इंपॉर्टेंट डेट आपके एग्जाम के लिए 2 अक्टूबर 1975। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आपके जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक का भागीदारी कितनी होती है? तो इसमें आप याद कर लीजिएगा 50 संबंधी 15 संबंधी आपका 35 हो जाएगा यह भागीदारी, यानी कि 50% की भागीदारी इसमें केंद्र सरकार की होती है, 15% की भागीदारी आपकी राज्य सरकार की होती है और 35% की जो भागीदारी है वह प्रवर्तक बैंक की होती है इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हिस्सेदारी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो मई 1985 में, मई 1985 में आपकी इंदिरा आवास योजना को शुरू किया गया था तथा आगे चलकर 2015 में इस योजना को जो नाम था यह PM आवास योजना कर दिया गया था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी रखी गई है? तो एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह रखी गई है 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है इसमें से ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? तो 2011 के सेंसस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 के सेंसस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है जिसकी आबादी, ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहाँ पे आबादी 5000 से कम हो, जिसका जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग से कम हो तथा जिसके कामकाजी पुरुषों की जो संख्या है वो 25% खेती में काम में लगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है जितने भी कामकाजी पुरुष होते हैं उनकी जो 25% आबादी होती है वो खेती के काम में लगी होती है। तो ऐसे इन सभी कंडीशन को पूरे करने वाले एरिया को हम ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये 2011 के सेंसस के अनुसार जो भी क्राइटेरिया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो बताए गए थे, तो उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है आपको मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी इसमें से जो सिस्टम है वो सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि श्रेयस्कर है? तो सिंचाई में जल प्रयोग का कम से कम हानि हो, कम से कम नुकसान हो, उसके लिए सबसे अधिक जो उपयोगी पद्धति मानी जाती है वो मानी जाती है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि ड्रिप सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और इसके अलावा इसकी जो शुरुआत है इजराइल देश से मानी जाती है कि ड्रिप इरिगेशन पद्धति की जो शुरुआत है यह इजराइल से मानी जाती है, तथा ड्रिप इरिगेशन पद्धति में जल का जो नुकसान होता है वह बहुत ही कम होता है, यानी कि यह सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति मानी जाती है। तो ड्रिप इरिगेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है 1998-99 के दौरान की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है 1998-99 के दौरान की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आपके पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किसान बही योजना की जो शुरुआत है कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कितने कृषि यानी कि शस्य जलवायु यानी कि एग्रो, यहाँ पे भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया आपको बताना है? तो भारत को टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, टोटल 15। उत्तर प्रदेश में मनरेगा कब प्रारंभ किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत कब से हुई थी? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत कब से हुई थी? इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा की जो शुरुआत है यह 2006 से हुई थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2006 से उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अलावा आप बताइए चलिए कमेंट बॉक्स में कि जो मनरेगा है इसको शुरू कब किया गया था और इसका जो नाम था नरेगा से मनरेगा कब किया गया था? ये सारे जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं कौन थे? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था 2004 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथन, वही, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सामूहिक कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से हुई थी? तो सामूहिक कृषि की जो शुरुआत है सर्वप्रथम हुई थी यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत संघ जो था आपका पूर्व का, वहीं से जो है आपकी और सामूहिक कृषि की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसएसआर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन वर्ग का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन वर्ग जो था यह एक प्रकार का लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था, यानी कि भूमि सुधार और आंदोलन था जो कि बटाईदारों के संरक्षण से संबंधित था, जो पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बटाईदारों के संरक्षण से संबंधित था आपका ऑपरेशन वर्ग। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि सेवा केंद्र योजना प्रारंभ की गई थी आपको बताना है? तो कृषि सेवा यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कृषि और सेवा केंद्र योजना की बात हो रही है। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी कृषि सेवा केंद्र योजना की शुरुआत की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो आपका पंचवर्षीय योजना हो जाएगा चौथी आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी इसी के दौरान जो है आपकी शुरू की गई थी कृषि सेवा केंद्र कार्यक्रम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही थी, इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से लेके आपका 74 तक, 1974 तक था। तथा इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है आपके 14 जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वह भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो यह आपका भूमि सुधार से संबंधित था। 1951 में पहली बार जो है संशोधन किया गया था तथा पहले संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी, जोड़ी गई थी तथा 9वीं अनुसूची में जो है
भूमि सुधारकों से रिलेटेड कुछ कानून बनाए गए थे, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यानी कि आपका जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था 1951 वाला, यह भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। सर्वप्रथम कलेक्टर पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम कलेक्टर पद का जो सृजन था किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में। कब? तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलेक्टर पद का सृजन किया गया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में जिला प्रशासन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत में जिला प्रशासन नामक जो पुस्तक है लिखी गई है ए.के. गोयल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ए.के. गोयल के द्वारा भारत में जिला प्रशासन नामक पुस्तक लिखी गई है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए.के. गोयल। इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10,000 वर्ग मीटर जो है आपका कितने के बराबर होता है, आपसे पूछा जा रहा है। 10,000 वर्ग मीटर इसमें से कितने के बराबर होता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है क्या हो जाएगा? तो 10,000, यहाँ पे 10,000 वर्ग मीटर की बात हो रही है, तो 10,000 वर्ग मीटर आपका बराबर होता है 1 हेक्टेयर के। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर के बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी कि 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। और इसके अलावा आपका 1 हेक्टेयर में आपका कितना एकड़ होता है? तो 1 हेक्टेयर में आपका 2.47 एकड़ होता है। और इसके बाद 1 हेक्टेयर में आपका कितना बीघा होता है? तो 1 हेक्टेयर में आपका 3.95 बीघा होता है। तो ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, 1 हेक्टेयर में आपका 3.95 बीघा होता है, 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है, और 1 हेक्टेयर में आपका 11,960 यार्ड होता है। तो ये सारे मान आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के द्वारा भूमि सुधार संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? तो भूमि सुधार संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है राज्य सरकारों को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, राज्य सरकारों को। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो भूदान आंदोलन आपका शुरू हुआ था विनोबा भावे के द्वारा 1951 में। आंध्र प्रदेश में किस जगह से किया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश से जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आंध्र प्रदेश में किस जगह से जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आपको उस जगह का नाम बताना है। तथा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा 1951 में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर किसका स्वामित्व होता था? तो महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर किसका स्वामित्व होता था? तो ग्राम समुदाय का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ग्राम समुदाय का। रबी पड़ताल कब से प्रारंभ होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रबी फसल की जो पड़ताल है यह 1 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य की जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1 जनवरी को प्रारंभ होती है और 15 फरवरी तक की जाती है, यानी कि 1 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य चलती है आपकी लेखपाल के द्वारा यह पड़ताल की जाती है रबी फसल की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जनवरी से इसका प्रारंभ होता है। यहाँ पे खरीफ फसल की पड़ताल कब से शुरू होती है? तो खरीफ फसल की जो पड़ताल है यह आपकी शुरू होती है खरीफ की 10 अगस्त से 25 दिसंबर तक ये चलती है, यानी कि 10 अगस्त से इसकी शुरुआत होती है। 10 अगस्त से 25 दिसंबर तक चलती है खरीफ फसल की पड़ताल। तो ये सभी जो पड़तालें हैं खरीफ फसल की और रबी फसल की की जाती हैं किसके द्वारा? तो लेखपाल के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम पटवारी शब्द का प्रयोग आया था कहाँ, किस समय में? तो शेर शाह सूरी के समय में जो है आपका सर्वप्रथम पटवारी शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है, शेर शाह सूरी के समय में। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की गई थी 15 जुलाई आपका 2015 राइट आंसर हो जाएगा। इसी दिन आपका राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया था। तथा 15 जुलाई को ही क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि 15 जुलाई को आपका होता है विश्व युवा कौशल दिवस, यानी कि 15 जुलाई को आपका विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाया जाता है। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 दिसंबर 2000 को आपका अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 25 दिसंबर 2000 को। तो इस तरह से आपका जो सेट नंबर 3 था 50 बेस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का,
उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक